नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आधार और बीमा पे आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ओके, तो अब ये जो आज का क्वेश्चन है ये कुछ अलग क्वेश्चन है, हालांकि उसी पे डिपेंड है लेकिन कुछ अलग है। देखिए, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि सदिश x1 x2 x3, ये कोई तीन सदिश है, ये कोई आप समुच्चय भी बोल सकते हो एस जिसमें तीन सदिश है। ये क्या है? सदिश समष्टि V3R का आधार है। मतलब आपको ये दिया गया है कि कोई सदिश समष्टि है V3R, उसके कोई तीन सदिश है, वो उस समष्टि का आधार है। तो आधार है मतलब ये एक हाथ स्वतंत्र है और ये है वो V3R को जनित करते हैं। ये इतनी कंडीशन। तब सिर्फ कीजिए कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, x2 प्लस x3, ये तीनों सदिश में क्या होना चाहिए? V3R का आधार। बात है ना वही हो जाती है कि कौन सी कंडीशन के लिए आपको प्रूफ की कंडीशन काम में लेनी है और कौन सी कंडीशन के लिए प्रूफ करनी है। सेम वही है, जो आधार की कंडीशन है वो x1 x2 x3 के लिए काम में लेनी है और x1 प्लस x2, x1 प्लस x3 और x2 प्लस x3 के लिए प्रूफ करनी है। यानी ये तीनों सदिश क्या होने चाहिए? एक हाथ स्वतंत्र होने चाहिए और ये तीनों सदिश V3R को जनित करने चाहिए। ओके, सिंपल सी बात ये है। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग इसलिए है क्योंकि आधार की कंडीशन काम में भी लेनी है और प्रूफ भी करनी है। ओके, देखिए शुरू करते हैं। V3R एक सदिश समष्टि है और ये तीनों सदिश है तो V3R के आधार है। अर्थात इसको आप समुच्चय के रूप में लिखना चाहो तो समुच्चय के रूप में लिख सकते हो, वो एक ही चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपके तीनों सदिश है x1 x2 x3, ये एक घात स्वतंत्र है और ये V3R को जनित करते हैं। तो इन दोनों का क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे काम में आएगा। प्रूफ क्या करना है कि ये तीनों सदिश V3R का आधार है। इसका मतलब ये तीनों एक घात में स्वतंत्र होने चाहिए और ये तीनों V3R को जनित करने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले दिखाते हैं कि ये तीनों एक घात स्वतंत्र है या नहीं। ये आपको प्रूव करना है कि सदिश x1 प्लस x2, x1 प्लस x3 और x2 प्लस x3 V3R का आधार है।
सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x3 और x2 प्लस x3 वो क्या है, एक घात स्वतंत्र है। ओके, एक घात स्वतंत्र है तो इनके संगत तीन अवयव लेने हैं आपको किसमें, आर में। समीकरण आपको पता है और उन तीनों अवयव के मान क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, जो आप आर में अवयव ले लो। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन है, करते हैं इसको। आप शुरू करो, लिखो इसको। तो ये तीन अवयव आपके आर के हो गए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। और तीन अवयव ये है x1 प्लस x2, x1 प्लस x3 और x2 प्लस x3 के एक घात स्वतंत्र होने के लिए ये समीकरण आपको काम में देनी होगी। अल्फा 1 इंटू पहला अवयव x1 प्लस x2 प्लस अल्फा 2, दूसरा अवयव x1 प्लस x3 प्लस अल्फा 3 इंटू तीसरा अवयव x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या करना है। यहाँ पे देखो तीन प्रकार के दिखाई दे रहे होंगे, x1, x2, x3। पहले x1 कॉमन ले लेंगे, x2 कॉमन, x3, और उसके बाद में उस कंडीशन को यूज करेंगे कि x1, x2 है वो v3r का आधार है। इसका मतलब x1, x2, x3 है वो एक घात स्वतंत्र है, और x1, x2 एक घात, x1, x2, x3 है वो एक घात स्वतंत्र है, तो मतलब उनके गुणांक है वो सभी क्या है, 0। उनके बराबर कर देंगे। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के मान आपको ज्ञात करने। ओके, देखिए इसको सरल करते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x1, x2, x3। x यहाँ से 1 लोगे कॉमन तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस x2 कॉमन लेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, और x3 कॉमन लोगे तो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। अब जो x1 के गुणांक है, x2 के गुणांक है, x3 के गुणांक है वो जाएंगे सभी 0, क्योंकि दिया गया है x1, x2, x3 है वो v3r का आधार है, यानी वो एक घात स्वतंत्र है। क्योंकि x1, x2, x3 एक घात स्वतंत्र है, एक घात स्वतंत्र है, एक समीकरण क्या जाएगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, फिर अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, और
तीसरी समीकरण अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1, 2 और 3। ओके, अब आप इनको आसानी से हल कर सकते हो किसी प्रकार से। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के मान याद हो जाए। तो एक समीकरण आ जाएगी, समीकरण एक और 2 से 1 माइनस 2 अल्फा 1 से अल्फा 1 कैंसिल, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, संबंध को रखते हैं, देखते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 0 प्राप्त होते हैं या नहीं प्राप्त होते। ओके, लिखो यहाँ तक। इसको दे देना समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 से अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। ऐड कर देंगे इनको, कैंसिल, 2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 से अल्फा 1 भी 0, समीकरण 2 से अल्फा 3 भी 0। तो आपके तीनों सदिश वो क्या हो जाएंगे, एक घात स्वतंत्र। एक कंडीशन और दिखनी है कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x3 और x2 प्लस x3 है वो v3r को जटित करते हैं। इसके लिए कंडीशन काम में लेंगे किसकी, कि x1, x2, x3 है वो v3r को जटित करते हैं। ओके, देखिए आगे। कंडीशन आ जाएगी, ये अपन लेके चले थे। अल्फा 1 x1 प्लस x2 प्लस अल्फा 2 x1 प्लस x3 प्लस अल्फा 3 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और अपन ने प्रूव कर दिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इनके तीनों के मान 0 है। इसका मतलब ये तीनों सदिश एक घात स्वतंत्र है। एक कंडीशन प्रूफ एक हो रही है।
अब सिद्ध करना है कि सदिश x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, x2 प्लस x3 भी V3R को जनित करते हैं। ओके, तो आपको पता है इसकी कौन सी कंडीशन है, एक अगर लेना है इसको लिख देना है। ओके, तो करते हैं, आप इसका एक पार्ट कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा चेक करना है, मतलब V3R में कोई अवयव लेना है। अवयव यहाँ पे जो है वो सदिशों के रूप में है, चाहे x1 x2 x3 की बात कर लो, x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, x2 प्लस x3 की बात कर लो। ओके, तो जो मैंने अवयव लिया है वो लिया है x, और उसके संगति 3 सदिश ले लिए कोई, तो ये आपको कंडीशन पता ही है, सेम रहेगी। उधर आता है उसमें एक आसवतत्व वाले में 0, यहाँ पे कोई अवयव आ जाएगा x। ओके, x इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस अल्फा 2 x1 प्लस x3 प्लस अल्फा 3 x2 प्लस x3। उसके बाद अपन करते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का ही मान ज्ञात करते हैं, लेकिन जो V3R का अवयव है उसके पदों में। ओके, तो देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x1 कॉमन आ जाएगा, x2 कॉमन आ जाएगा, x3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण अपन पहले देख चुके हैं, वहां पे बराबर 0 था, यहाँ पे बराबर x है। ओके, इसको समीकरण दे देते हैं, 4 हो चुकी है, 5। अब देखिए, ये अपने को पता है कि यहाँ पे अपने को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब जो आपने को दिया गया है x1 x2 x3 है, V3R के आधार है, यानी x1 x2 x3 है, वो V3R को जनित करते हैं। ठीक है, उसको काम में लेते हैं। देखिए इसको दे दीजिए 5 और ये 6। सदिश x1 x2 x3 V3R को जनित करते हैं। इसका मतलब V3R का कोई अवयव लेंगे, अवयव x है, आपने लेना है V3R का कोई अवयव x,
V3R के उनको ले लिया और उसके संग 3 आदेश यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पहले ले चुके हैं, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इस प्रकार है कि जो अक्स है उसको क्या लिखोगे, देखो अक्स इज इक्वल टू बीटा 1 अक्स 1 प्लस बीटा 2 अक्स 2 प्लस बीटा 3 अक्स 3। ये समीकरण प्रदर्शित करती है कि जो V3R का कोई अवयव है अक्स, वो अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त है। यहाँ पे ये आदेश हो जाएंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको काम में लेना है। ठीक है, क्योंकि दिया गया है अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 क्या है, V3R को जनित करता है। तो यहाँ पे जो अक्स है वो क्या हो जाएगा, अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 का एक घात संचय। देखो अपन ने जो अब तक किए हैं क्वेश्चन, उनमें ऐसा था जैसे मान लो ये कंडीशन है और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान ज्ञात करते हैं, जो यहाँ पे वहां पे अवयव थे 3 टपेलों के रूप में अब तक एक्स वाई जेड इस तरीके से। ठीक है, तो अपन ने उनका मान ज्ञात कर लिया एक्स वाई एंड जेड के पदों में। ओके, मैट्रिक्स वाला भी किया था अपन ने क्वेश्चन, उसमें भी इसी प्रकार से था। तो ये वही कंडीशन है यहाँ पे। ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे इंगित करती है कि जो आपका V3R को अवयव है वो अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 का क्या है, एक घात संचय। अब आपके हिसाब से यहाँ पे जो अवयव आने चाहिए थे वो आने चाहिए थे इसके पदों में, लेकिन ये जो अवयव है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये कोई आपका अवयव अक्स है, इसी के संगत क्या है, 3 अदिश है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो गुणांक आना चाहिए था वो तो अक्स के पदों में आया था, तो यहाँ पे अक्स थोड़ी लिखोगे सभी में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझना होगा आपको। ठीक है, तो जो और क्वेश्चन कहते हैं इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे जो मान ले रहे हैं वो ले रहे हैं, वो जो अवयव है उसके संगति को सदिश ले रहे हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो ये कंडीशन हो जाएगी कि जब सदिश अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 है वो V3R को है ना जनित करते हैं, उसके अवयव का मान है वो अक्स 1 अक्स 2 अक्स 3 के घात संचय के रूप में है, और इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान आपको ज्ञात करना होता है यहाँ पे जो है इसके पदों में। अब यहाँ पे जो मान है उसके संगत अपन ने ये है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान ज्ञात करना होगा आपको बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के पदों में। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही अवयव है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वो केवल अक्स के पदों में होगा, नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नई चीज है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको करना क्या है इसमें, ये आपको कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाली। ये इसको ऐसे अपन लिख लेंगे एक्स 1 के गुणांक के रूप में, एक्स 2 के गुणांक के, एक्स 3 के गुणांक के रूप में। अब अपने को दिया गया है कि एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 वो V3R को जनित करता है, V3R को जनित करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई अवयव लेते हैं V3R का, वो क्या हो गया, एक्स हो गया। अब इसका जो मान होता है वो होता है एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 के एक घात संचय के रूप में। तो ये घात संचय, अब रही बात की यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ने अब तक लिखा है 3 टपेलों के रूप में मान थे वही आए। यदि अपन एक्स वाई जेड लिए तो मान वो एक्स वाई जेड के पदों में अपन ने निकाले, चाहे वो मान किसी प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे अवयव एक ही है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो इसके संगत मैंने 3 को ले लिया, जिस बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो अब अपने को करना क्या है, अपने को यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान तो ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना किसके पदों में है, अक्स के संगत जो अदिश है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ओके, ये थोड़ी सी आपके लिए नई बात है, आपको इसको समझना होगा। ये जो आपकी दूसरी कंडीशन है एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 V3R को जनित करता है, ये उसके लिए अप्लाई कर दी है हमने, और इसके लिए ज्ञात करना है। अब आपको करना क्या है, देखो समीकरण 6 और समीकरण 7 की तुलना करनी है। समीकरण 6 और समीकरण 7 की तुलना करनी है। ये भी एक्स का मान है, ये भी एक्स का मान है। एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 के गुणांकों की इसमें तुलना करनी है। समीकरण 6 व समीकरण 7 से एक्स 1 का गुणांक अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, एक्स 1 का गुणांक बीटा 1, एक्स 2 का गुणांक अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, एक्स 2 का गुणांक
बीटा 2, x3 का गुणांक अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, यहाँ पे बीटा 3। ठीक है, 7 तक हो गया। 8, 9, 10। तो समीकरण वही जो एक अस्वतंत्र है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, यहाँ पे बराबर में था 0, इसकी जगह x1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। और जो अपने ये क्वेश्चन इस तरीके से जो समीकरण आई है वहां पे आप उनमें देख सकते हो, जैसे आपने 3 टपेलों के रूप में लिया है, तो अक्ष वाई जेड यानी जो V3 आर का भी लिया वही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है, वो जो V3 आर का अक्ष है उसके संगति कोई दिश। ठीक है, यानी अक्ष का मान है वो इनके पदों में अप्लाई हो सकता है, आपको ये समझना है। अब अपने केवल कितना करना है, इनको हल करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान ज्ञात करना है। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के पदों में इनको हल करके कहा कोई समीकरण 5 में V3R का कोई अवयव है, वो x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 और x2 प्लस x3 के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये तीनों सदिश V3R को गणित करते हैं। ओके, थोड़ा सा नया है आपके लिए, आप इसको ध्यान से समझो और लिखो। समीकरण 8 और 9 से 8 में से 9 को घटा देंगे, अल्फा 1 से अल्फा 1 कैंसिल, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 का मान बीटा 1 माइनस बीटा 2। समीकरण 10 और 11 से समीकरण 10 और 11 से तो इनको ऐड कर देंगे, अल्फा 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अल्फा 2 हो जाएगा, बीटा 1 माइनस बीटा 2 प्लस का बीटा 3, मान आ जाएगा अल्फा 2 का। ठीक है, अब ये अल्फा जो 2 है इसका मान अप्लाई कर दीजिए, चाहे तो समीकरण में 11 में कर दो और चाहे तो समीकरण 10 में कर दो, किसी में कर दो, 8 में भी कर सकते हो, अल्फा 1 का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 8 से अल्फा 1 का मान बीटा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 2 का मान अप्लाई कर देते हैं। देखो ये एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 बीटा 1 माइनस बीटा 1, तो ये प्लस का बीटा 1 हो जाएगा। प्लस का बीटा 1 और ये प्लस का बीटा 2 और ये माइनस का बीटा 3, ये मान हो जाएगा अल्फा 1 का।
बीटा 1 प्लस बीटा 2 माइनस बीटा 3 बाई 2। इसी प्रकार मान ज्ञात हो जाएगा अल्फा 3, चाहे तो आप 10 में रख दो, 9 में रख दो, 11 में रख दो, किसी में रख दो। ओके, स्कोर करते देखिए। तो समीकरण 9 से ज्ञात कर लो, 10 से ज्ञात कर लो अल्फा 3 का मान। अगर 9 से ज्ञात करते हुए तो अल्फा 3 का हो जाएगा कि बीटा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस अल्फा 1, ये अल्फा 1 का मान 1/2 बीटा 1 प्लस बीटा 2 माइनस बीटा 3। ओके, ये हो जाएगा 2 बीटा 2 और ये माइनस बीटा 2 तो प्लस का बीटा 2 माइनस का बीटा 1 माइनस माइनस प्लस का बीटा 3। ये अल्फा 3 का मान, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 5 में। देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान देंगे समीकरण 5 में। x इक्वल टू था अल्फा 1 अल्फा 1 का मान यहाँ पे लिखा था, देख लेना। वन बाई टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 माइनस बीटा 3, साथ में था x1 प्लस x2 प्लस अल्फा 2 है उसका मान, उसका भी यही पे लिखा था, देख लेना ऊपर ऊपर। 1/2 बीटा 1 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा 3, x1 प्लस x3 लास्ट अल्फा 3 1/2 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, साथ में x2 प्लस x3। इसका मतलब V3R के अवयव x को x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 x2 प्लस x3 के एक आर संचय में व्यक्त किया जा सकता है, यानी ये तीनों सदिश V3R को जनित करते हैं। ओके, देखो इसको
उसका ये मतलब हुआ कि सदिश x1 प्लस x2, x1 प्लस x3 और x2 प्लस x3 भी V3R को जनित करते हैं और ये एक स्वतंत्र भी है। इसका मतलब ये V3R का आधार है। तो ये तीनों सदिश है वो सदिश समष्टि V3R के आधार है। इसमें लिखना चाहो तो डायमेंशन भी ले सकते हो इसकी, जो इसका अगर तीन सदिश है आप इनको समुच्चय के रूप में ले सकते हो, तीन अवयव है तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 3। ठीक है, वो लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में यदि कुछ नया है तो वो ये है कि जो अपन एलिमेंट लेते हैं V3R का, इससे पहले अपन ने लिया तो वो 3 टपिलों के रूप में लिया है, एक्स वाई जेड के रूप में। यहाँ पे केवल एक अवयव लिया, लेकिन उस अवयव के संगत 3 अपन ने ले लिए, अदिश β1 β2 β3। ठीक है, जिस कंडीशन को अपन ने काम में लिया है कि x1 x2 x3 है वो V3R को जनित करते हैं। ओके, तो वो थोड़ा सा नया था, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। कल की क्लास में इसी तरीके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आप इसको ठीक से पढ़ लेना। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।